गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको बताएंगे, आपकी सामाजिक चल रही है और सामाजिक में दूसरा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम आपको बता चुके हैं। आज सेकंड पार्ट के रूप में हम ले रहे हैं और हमारी शुरुआत है 1757 में प्लासी का युद्ध। तो बेटा देखें इसे, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई थी। वह युद्ध अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के मध्य लड़ा गया। तो हमारे भारत में ब्रिटिश और राजनीतिक सत्ता की शुरुआत किससे हुई? प्लासी के युद्ध से। और जो लड़ा गया वह लड़ा गया था अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के मध्य। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसके दूरगामी परिणाम हुए। नवाब पराजित हुआ और मारा गया। नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। बंगाल के वास्तविक शासक अंग्रेज ही थे। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार तथा 24 परगना क्षेत्र प्राप्त हुए। बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने से अंग्रेज़ों को अपनी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हराने में सफलता मिल सकी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी तथा बाद में समस्त भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। आगे है बेटा 1764 में बक्सर का युद्ध। तो बेटा इसके बारे में देखें। बक्सर के युद्ध को इतिहासकारों द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया गया। सर जेम्स स्टीफन के मतानुसार भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति के उद्गम के रूप में बक्सर के युद्ध का प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक महत्व है। इसमें मात्र बंगाल के नवाब की ही नहीं अपितु युद्ध में भाग लेने वाले मुगल सम्राट की भी पराजय हुई। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को सूबे के उत्तर पश्चिमी सीमांत तक नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। बक्सर का युद्ध अंग्रेज तथा मीर कासिम शाह आलम तथा शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। तो बेटा बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम शाह आलम तथा शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, किंतु वह अंग्रेज़ों की भांति की हाथों की कठपुतली मात्र था। प्रशासन का संपूर्ण दायित्व उसके कंधों पर था, किंतु उसे कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। अंग्रेज़ों ने अतएव उसको स्वयं को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने का निश्चय किया। उसने अंग्रेज़ों को अवैध लाभ कमाने से वंचित कर दिया, जिससे कंपनी के शासक नाराज हो गए। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संधि की। तीनों की संयुक्त सेनाओं को 1764 में बक्सर में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ की, किंतु संयुक्त सेनाओं की भारी पराजय हुई। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने समर्पण कर दिया। आगे है बेटा मैसूर का युद्ध। 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेज़ों, निजाम और मराठों के लिए चिंता का विषय थी। इसलिए 1767 में उन्होंने एक त्रिकोणीय गठबंधन का आयोजन किया और हैदर अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अंग्रेज़ों को हैदराबाद के निजाम और हैदर अली दोनों को उनके कार्यों से विमुख करना पड़ा।
उन्होंने माहे में फ्रांस की संपत्ति जो हैदर अली के संरक्षण में थी उस पर कब्जा कर लिया। इसने हैदर अली को बहुत क्रोधित कर दिया और उसने अंग्रेज़ों से बदला लेने का निश्चय किया। इसलिए हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ एक आम कारण बनाया और तीनों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए सहमत हुए और इस प्रकार द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज हमेशा उसके रास्ते में आए। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो 1790 से 1792 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध का कारण बना। उसने भारत में फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने सहायक गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 1799 ईस्वी में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। यद्यपि टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा और वह श्रीरंगपट्टनम में पराजित हुआ, वह लड़ते हुए मारा गया। मैसूर राजा कृष्ण को दे दिया गया था, जो पूर्व हिंदू राजवंश से जुड़े हुए थे। उसने सहायक गठबंधन को स्वीकार किया। नेक्स्ट है बेटा हमारा मराठों के साथ युद्ध। इसमें देखेंगे आप 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक था और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और बेटा अंततः तीसरा युद्ध जो हुआ वह हुआ 1817 से 1818 में। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। और बेटा इस पाठ की लास्ट हेडिंग है आपकी लॉर्ड डलहौजी का गोद निषेध अधिनियम। देखें बेटा, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गवर्नर जनरल था। इन्होंने अपने शासनकाल में एक नई नीति अपनाई, जिसे विलय नीति का अंजाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसको कोई पुरुष और वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित कर ली जाएगी। इसी नीति के आधार पर कंपनी द्वारा एक के बाद एक कई रियासतें सतारा,
संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ब्रिटिश खेत में सम्मिलित कर ली थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो बेटा इसमें एक और है, अब लास्ट उस पर आएंगे हम। तो बेटा आप नोट करें क्वेश्चंस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दूसरा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन नोट करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत में सर्वप्रथम कौन से बंदरगाह पर और कब पहुंचे? तीसरा क्वेश्चन बेटा, प्लासी के युद्ध की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी का गोद निषेध अधिनियम क्या था? पांचवा बेटा, बक्सर के युद्ध से आप क्या समझते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैसूर युद्ध की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो बेटा ये होमवर्क हमने आपको दिया है, इस होमवर्क को आप अपनी रफ कॉपी पर तैयार करेंगे और हमें चेक कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो आपका पाठ है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल भेजेंगे और उसमें आप देखें और अपने सब्जेक्ट का विधिवत रूप से तैयार करें। धन्यवाद बेटा।